वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ आमने लो पाजी चीफ जस्टिस आज फिर लै दे गया जे पैदर पे हमलों से ख्वाजा हारिस थता हो गया। यानी उनको समझ नहीं लग रही थी ख्वाजा हारिस को कि जनाब ये जो सवाल आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरकश में से ये जो तीर निकला है इसको अब मैंने सामना कैसे करना है। और सबसे मामला दिलचस्प उस वक्त हुआ जब सामने बैठे हुए यानी वो जो विजिटर्स एरिया है वहाँ पर बैठी हुई अलीमा खान का साथ सूख गया, क्योंकि जैसे ही जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कैमरे की तरफ नजर दौड़ाई वहां पर इमरान खान साहब जनाब सी ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के बैठे हुए थे और सामने हाजरीन में अलीमा खान बैठी हुई थी। और जस्टिस काजी फैज ईसा ने ख्वाजा हारिस को देखा और देख के उनसे सवाल पूछा कि जनाब इस वक्त तानू बड़ा आइन पसंदीदा गुबार चढ़ा या उबाल आ रहा है सेहत के अंदर, हर वक्त आइन कानून का विरद किए जा रहे हैं। जब आप इक्तदार में थे तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी असूल पसंदी थी जिसकी वजह से आपने एमनेस्टी स्कीम जारी किया। और जिस वक्त एमनेस्टी स्कीम का जिक्र आया अलीमा खान का साथ सूख गया पैन, क्योंकि अलीमा खान ने सोचा कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने अगर मेरी तरफ रुख कर लिया, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम तो लाई ही मेरे लिए गई थी और मैंने उस एमनेस्टी स्कीम के जरिए अरबों रुपए की सिलाई मशीनों की कमाई को जाहिर किया और फिर उसको हड़प कर लिया, उसको वाइट कर लिया। और अगर ये गाड़ी इस तरह चली गई तो जनाब थे मुझे हथकड़ियां लग जानियां। और फिर इस चक्कर के अंदर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा कभी दाएं देख रही थी और कभी बाएं देख रही थी, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, ना ख्वाजा हारिस के पास और ना ही इमरान खान के पास, कि जनाब इस सूरत हाल के से निकलना कैसे है। दिलचस्प सिचुएशन उस वक्त भी डेवलप हुई जब अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू एक फ़ाइल पेश की गई और उस फाइल को जैसे ही खोला गया तो अंदर से जो कहानी निकली उसने तो एक मरतबा फिर जनाब जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब को भी शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि अभी कल ही जनाब अतर बिन अल्लाह साहब ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले के अंदर इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान आम मुजरिम नहीं। और जो वो फाइल जैसे ही खुली तो पता चल गया कि इमरान खान वाकई ही आम मुलजिम नहीं, क्योंकि आम मुलजिम के और इमरान खान के लिए इस तरह की सहूलियात नहीं होती। ना सिर्फ फाइल के अंदर बहुत सारी दस्तावेजी चीज़ें मौजूद थी बल्कि कुछ ऐसी तस्वीर भी मौजूद थी जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो ये बता रही थी कि इमरान खान के जेल में शबो रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। इटालियन सीरियल और श्रीलंकन ग्रीन टी और उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलियन वो जो हैं नट्स, इसके साथ साथ जनाब और मुख्तलिफ चीज़ें जो शेल्फ के अंदर लगी हुई थी, चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ब्लैक चॉकलेट्स खान साहब की तो लगी हुई है वहाँ पे मौजें। और उसके साथ साथ वो जो एरिया जिसकी में दीवारें तोड़कर इमरान खान साहब के लिए वॉक करने का बंदोबस्त किया गया था, फिर वो एक्सरसाइज मशीन और वो जो एक्सरसाइजिंग बेल्ट्स, मुकम्मल माहौल था खान साहब के लिए। लेकिन खान साहब कहते थे कि जनाब मुझे डेथ सेल में रखा गया है। और आज जब ये डेथ सेल की हकीकत खुली तो मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त जनाब हबीब अकरम साहब के लिए भी ये एक सोचने का मुकाम है, जिन्होंने अपने वीलॉग में इस बात का जिक्र किया था कि खान साहब के सेल के अंदर धूप आती नहीं है और शाह महमूद कुरैशी साहब के कमरे से धूप जाती नहीं है। पता चल गया कि जनाब ना सिर्फ ये सब झूठे हैं बल्कि उनकी बातों को प्रोपोगेट करने वाले भी आला दर्जे के झूठों के आला तरीन मनासब के ऊपर फायदे हैं। और यकीन जाने कि बेशर्मी का वो लेवल है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनके ऐसे कच्चे जट्टे खोले गए हैं कि जनाब अगर उस कार्रवाई को लाइव जारी किया जाता, जिससे माजी में अदालती कार्रवाई जो है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव नशर होती थी, तो आज इमरान खान साहब को वाकईतन और ख्वाजा हारिस और लीमा खान कोई नुक्कड़ ढूंढ रहे होते हैं कि जनाब हम इस नुक्कड़ के अंदर मुंह दे दें। क्योंकि जिस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ये तमाम चीज़ें खोल के बता रहे थे तो मुझे ऐसे लगता है कि ख्वाजा हारिस साहब का अंदर से दिल कर रहा होगा कि यार ये ज़मीन फट जाए, मैं इसके अंदर घुस जाऊँ, क्योंकि शर्म का जो एक लेवल था ना वहाँ पर आकर मेरा ख्याल है ख्वाजा हारिस साहब की भी बस होगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि आप जानना चाहेंगे कि ये जो मैंने इतनी गुफ्तगू की है इसका वजह नज़ूल क्या है। वजह नज़ूल है जनाब ये जो है नैब कवानीन के अंदर तब्दीली, और नैब कवानीन की में तब्दीली के हवाले से जो केस था वहाँ पर आज अतर बिन अल्लाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने आज इतने सवालात किए कि जनाब ख्वाजा हारिस साहब के पास ना छुपने की कोई जगह नहीं थी। और बड़े बेसिक सवाल थे कि जनाब अगर कानून के अंदर तरमीम इमरान खान साहब के दौर में 2019 में बजरिया
ऑर्डिनेंस की जाए। इमरान खान साहब कराची के अंदर तकरीर कर रहे हों और वो कहें कि जनाब मैंने नैब वालों को ऑर्डर पास कर दिया है, आज के बाद बिजनेस कम्युनिटी को नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर ये सवाल पैदा होता था कि इमरान खान साहब के पास ऐसा कौन सा इख्तियार था जिसके ज़रिए उन्होंने उस वक्त की नैब को और नैब के चेयरमैन को ये अहकामात सदर कर दिए। और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा होने के नाते किसी बॉडी को, किसी और इदारे को, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जवाबदेह नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का हुक्म वहाँ पे चलता था। तो फिर वो जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर आयद होते थे वो दुरुस्त थे। सवाल पूछा गया कि जनाब नैब कानून के अंदर हालिया इस तरमीम से पहले जो तरमीम थी वो किस दौर में हुई, तो ख्वाजा हारिस साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जो है अदालत को इस बारे में आगाह किया कि जनाब ये 2019 में हुई थी तरमीम। पूछा गया कि ये तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए की गई थी। ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई थी। पूछा कि क्या इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत को बढ़ाया गया था? जवाब दिया गया कि हाँ जी, इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत में इजाफा किया गया था। सवाल हुआ कि क्या इस ऑर्डिनेंस के मुद्दत के इख्तिताम के बाद इसको बिल की शक्ल में जो तरमीम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने तजवीज़ की थी उनको बिल के ज़रिए कौमी असम्बली में मंजूर कराने के लिए उसको मूव किया गया था? जवाब मिला बिल्कुल मूव किया गया था। सवाल हुआ कि जनाब क्या इसको पास कराया गया था? जवाब मिला कि नहीं, पास नहीं कराया गया था। पूछा कि क्यों नहीं हुआ था, तो फिर वहाँ से वही जवाब आता है जो तारीखी तौर पर दिया जाता है कि जनाब एनआरओ का कोई चक्कर था। लेकिन वो एनआरओ का चक्कर बाद में पता चला है कि ये वो चक्कर नहीं था जो एनआरओ का था। इमरान खान साहब की तरफ से जानबूझकर इस बिल को मुतनाज़े इस वजह से बनाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब उसके लिए कुछ और गिव एंड टेक्स करके कुछ गुंजाइशें हासिल करना चाहते थे जो उनको नहीं मिली। फिर सवाल हुआ कि जनाब क्या वो जो तरमीम इमरान खान साहब के दौर में तजवीज़ की गई थी मौजूदा बिल के अंदर वो तरमीम मौजूद हैं? तो आपको पता ख्वाजा हारिस साहब ने सवाल का क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जी मोस्ट ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि वो तरमीम जो इमरान खान साहब ने बनाई थी, आज इमरान खान साहब हीरो बन के उन्हीं तरमीम को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि आज वो जो ताकत का मरकज़ है वो तब्दील हो गया और आज इमरान खान साहब जो है वो गिविंग एंड पे नहीं बल्कि रिसीविंग एंड पे आ गए और साथ ही उनका मतमे नज़र तब्दील हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो पिच किया गया और उसके नतीजे में भी इमरान खान साहब क्लीन बोर्ड हो गए, वो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल था। भला कौन सा? सवाल किया गया जनाब इस फाजल अदालत की तरफ से इमरान खान साहब के वकील से कि जनाब ये जो आपने कानून को चैलेंज किया है, क्या वजह है कि आपने इस कानून में इस बात को चैलेंज नहीं किया कि सिर्फ मुंतखब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को ही नैब के इख्तियार के ताबे किया जाएगा? क्या वजह है कि गैर मुंतखब अफराद जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनको नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया? ये सवाल किया जनाब अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इस सवाल को खोल के रखा और बराह रास्त जनाब जो है ख्वाजा हारिस साहब उनसे पूछा कि क्या वजह है जनाब के जज और जर्नैल एहतसाब के ताबे नहीं आते? तो ख्वाजा हारिस साहब के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। और इसको ख्वाजा हारिस साहब की खामोशी को देखकर जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अगला बाउंसर मारा और ख्वाजा हारिस साहब की ऐनक टूट गई पाइन। और वो बाउंसर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था, क्योंकि उसमें सवाल पूछा गया कि जनाब नैब का मौजूदा चेयरमैन कौन है? अब जनरल साहब का नाम लेना तो कोई खाला जी का घर नहीं है कि वहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब कहेंगे जनाब इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं नैब के। ये तो वो नहीं कह सकते, ज़ुबान जलती है बहन। और फिर उनसे पूछा गया कि जनाब हम नाम क्यों नहीं ले रहे? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे चेयरमैन नैब के नाम का इल्म नहीं है कि वो कौन शख्सियत हैं जो इस वक्त चेयरमैन नैब हैं। तो इस पर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने पूछा जनाब ख्वाजा हारिस साहब से कि कल जो मैंने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जो है फ़ैसला जारी किया था, क्या आपने वो फ़ैसला पढ़ा है? उन्होंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा जी अगर आपने वो फैसला पढ़ा है तो फिर तो आपको चेयरमैन नैब का नाम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि उस फैसले के अंदर चेयरमैन नैब का नाम भी लिखा गया है। और ये इसका ऊपर भी जनाब जस्टिस वो जो हैं ख्वाजा हारिस साहब उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इम्पॉर्टेंट सूरत हाल उस वक़्त भी हम देखने में मिली
جب جو ہے جمال خان مندوخیل صاحب نے اس صورتحال میں انٹری ماری اور یہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس پر انٹری ماری اور خواجہ حارث کو بیل آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو آپ بڑے سینئر ہیں کہ آپ کو جو ہے نا باتوں کے اندر ٹریپ نہیں کیا جا سکتا. یعنی انہوں نے کہا کہ جناب آپ سے نا جنرل صاحب کا نام بلوایا نہیں جائے گا کیونکہ آپ بڑے سینئر ہیں, آپ ہمارے چکروں میں نہیں آئیں گے. پھر جو ہے امپورٹنٹ صورتحال جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا وہ فائل تھی جو پیش کی گئی, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور پچھلی سماعت میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب مجھ سے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ فہرست پیش کی گئی کہ جناب حالیہ 4 ہفتوں کے دوران عمران خان صاحب نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں اور کس کس سے ملاقاتیں کی ہیں. آپ یقین جانیں کہ وہ فہرست جب عدالت کے سامنے آئی تو عدالت ایک جانب اس فہرست کو دیکھ رہی تھی اور سامنے خواجہ حارث کو دیکھ رہی تھی, اور اس کے بعد سائیڈ پہ لگی ہوئی سکرین جہاں پر عمران خان صاحب کی مورت نظر آ رہی تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور عمران خان صاحب جب بیٹھ کے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہے تھے. یعنی وہ ایسی پوزیشن تھی جہاں پر عمران خان صاحب کو بھی شاید جھوٹ بولنے پر شرمندگی ہو رہی ہو, لیکن چونکہ وہ انٹرنیشنل جھوٹے ہیں لہٰذا مجھے اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ اس کے اندر بھی وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لاجکس ڈھونڈ لیں گے کہ جناب مجھے 453 افراد سے زیادہ ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو قید تنہائی تھی یہ بات بھی ان کو بتائی گئی کہ جناب قید تنہائی نہیں تھی. اب عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ مجھے شیرو چاہیے یا مجھے لیبریڈور بھی چاہیے عدالت کے اس میں اپنے جو ہے سیل کے اندر, تو جناب یہ سہولیات تو صرف بنی گالا میں ہی اویلیبل ہے. لیبریڈور جو ہے وہ حاجرہ خان پانے زینہ سمجھ لیجئے گا وہ والی ان کی کتاب کا, یہ جو لیبریڈور ہے یہ ان کو اب اس طریقے سے نہیں مل پائے گا. یہ اب حالات بدل گئے ہیں. آج کی سماعت میں اس بات کا بہت ہی حد تک اندازہ ہوا ہے کہ جناب عطر من اللہ صاحب کا یہ جو کرچ تھا عمران خان صاحب کا, آج کے اتنے جو ہے نا بلیٹنٹ جھوٹ سامنے آنے کے بعد ان کو کم از کم شرمندگی ہوگی. مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی سماعت کے دوران انہوں نے یہ جو ہے نا ارد گرد کی کوئی چیزیں کرنے کی کوشش نہیں کی. خاص طور پر انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے جن طرح میم کو نشانہ بنایا گیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا, اور میں جسٹس قاضی فائز عیسی اور جسٹس عطر من اللہ دونوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب سپریم کورٹ قانون کو کالا دم قرار دے سکتی ہے, ہم اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے, عدالتوں کا اختیار نہیں ہے. عدالتیں صرف اس بات کا جائزہ لے سکتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ دستور پاکستان کے تابع ہے اور دستور پاکستان کی طرف سے دی جانے والی گائیڈ لائنز کے تحت ہی بنا ہے, پرسن سپیسیفک لا تو نہیں بنا. اور کیا اس لا کے ذریعے کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچانا تو مقصود نہیں تھا, اور وہ خاص شخص جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ قانون صرف انہی کو فائدہ دینے کے لیے بنا ہے, ان کے وکیل جناب خواجہ حارث صاحب نے اس حوالے سے ایک ایویڈنس بھی ابھی تک پیش نہیں کیا, بلکہ خواجہ حارث صاحب نے پاناما کیس کے اندر مانیٹرنگ جج والی صورتحال پر جو ہے اس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ جناب اس وقت کی صورتحال مختلف تھی, آج کی صورتحال مختلف ہے. یعنی یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یہ موجودہ حالات کے اندر بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کی وہ جو مسٹر کلین کا ایک ان کا بنا ہوا ہے نا تاثر کہ جناب وہ ایماندار ہیں, آج ان کی ایمانداری کے اوپر بھی خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے کویسچن کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا کلائنٹ واقعی ایماندار تھا, کیوں اس نے ایمنسٹی اسکیم جاری کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ میں موجود تمام فاضل جج صاحبان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ عمران خان نے صرف اپنی بہن علیمہ خان کے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور ان کی دبئی کی جائیدادوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایمنسٹی اسکیم جاری کی تھی, اور اس ایمنسٹی اسکیم کا دستور پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ وجہ تھی کہ اس وقت IMF نے بھی اسی ایمنسٹی اسکیم کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے. سچویشن ذرا عمران خان صاحب کے لیے گمبھیر ہے,
اور جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، جو حقیقی صورتحال ہے جیسے جیسے واضح ہوگی، لوگوں کے سامنے بھی تمام حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو سامنے کا موقف کچھ اور ہے اور پردے کے پیچھے کا موقف کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب ایک نہایت دوغلے آدمی ہیں، اور اس بات کو ایکسپوز ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ زیادہ ٹائم لگے گا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔